पार्ट 39 है दोस्तों लक्ष्मीकांत का। पिछले वीडियो के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली में उस वीडियो को थोड़ा बड़ा करना था, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स पिछले वीडियो में बताना था। बट हुआ क्या दोस्तों कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जो लाइट है, जो ब्राइटनेस है, इसको एडजस्ट कर रहा था, जिसके चक्कर में मुझसे कंट्रोल एस दब गया और कंट्रोल एस दबने के चक्कर में ये जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई फिर से क्या रिकॉर्ड करो या फिर ज्वाइन करने का चक्कर क्यों ही करो, एडिटिंग में मैं उतना अच्छा हूं नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो वो छोटी वीडियो हो जाएगी 19 मिनट की, वो अलग अपलोड कर देता हूँ, अगली वीडियो थोड़ी बड़ी अपलोड कर दूंगा। ये दोनों वीडियोस मैं आपको एक ही दिन में अवेलेबल करा दूंगा ताकि आपकी जो ठीक है मोमेंटम है, जो आपका फ्लो है दोस्तों, वो बना रहे। तो ये पार्ट 39 है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच का, और दोनों के बीच के डिफरेंस को भी देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी की ये किताब आई होप आपने सामने खरीद कर रख ली होगी और मेरे साथ बैठ के आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बेस में पहले बता ही रखा है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, आप कोर्ट के पास जा सकते हो, जुडिशरी के पास जा सकते हो और अपने लिए न्याय मांग सकते हो। लेकिन आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल रही हैं। अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं तो आप जुडिशरी जाके न्याय नहीं मांग सकते हो। उसके बावजूद आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 37 किस में आता है? डीपीएसपी में। 36 से 51 डीपीएसपी है। आर्टिकल 37 में यह साफ साफ बोला गया है कि देखिए, भले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन स्टेट को अपने गवर्नेंस में इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि नियम कानून को बनाने में डीपीएसपी का ध्यान रखा जाए। और इसके पीछे की जो फोर्स है वो पॉलिटिकल है। बार बार उसमें जाने की जरूरत नहीं। डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस क्या है पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट केस पे आते हैं, वो है चंपकम दोराईराजन केस 1951, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। जजमेंट क्या दिया कि जब भी बात इस बात पे आएगी कि फंडामेंटल राइट्स एक तरफ है और दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो अगर एक क्लैश की स्थिति बन रही है, लड़ाई की स्थिति बन रही है, टसल की स्थिति बन रही है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सब्सिडरी है फंडामेंटल राइट्स से। अब ये टसल की स्थिति आई क्यों और 1951 में क्यों आ गई? अभी भी तो 1947 में देश आजाद हुआ है, और देश आजाद होने के बाद 2-3 साल तो भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लग गया, तो एकदम से ऐसी टसल की स्थिति कैसे आ गई? मैं बताता हूं क्यों आई। देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जो हमारा देश की सरकार थी ना, वो सोशलिस्टिक पैटर्न पे काम कर रही थी। उस सरकार के कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि भैया जो करोड़ों गरीब है हमारे देश के, इनके लिए कुछ करना है, इनकी गरीबी को हटाना है। तो गरीबी हटाने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए। सरकार ने पता है क्या किया? जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनकी जमीनों के जो एक्स्ट्रा जमीन थी उन जमींदारों के पास, लैंडलॉर्ड्स के पास, अब उन जमींदारों लैंडलॉर्ड के पास वो जमीन आई कहां से? उन्होंने गरीब किसानों से चूसी, अपने पास रख ली, अब वो उनकी हो गई थी। सरकार ने उनसे बोला कि भैया एक सीलिंग के ऊपर आपके पास जो जमीन, मान लो प्रति पर्सन 100 हेक्टेयर, तो प्रति पर्सन 100 हेक्टेयर से ज्यादा जिसके पास जमीन है उतनी एक्स्ट्रा जमीन उससे ले ली जाएगी और गरीब किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ये सरकार ने बोल दिया। तो अब सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? गरीब किसानों को राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू वर्क है, गरीब किसानों अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके, तो उनके डायरेक्टिव्स को अप्लाई करने के लिए उनको जमीन देना जरूरी है, क्योंकि उनको सिर्फ एग्रीकल्चर आता है और कोई ऑक्यूपेशन इनको आता नहीं। तो उन गरीब किसानों का डायरेक्टिव पूरा करने के लिए, उनकी लाइवलीहुड को बचाने के लिए उनको जमीन दे दी गई। लेकिन वो जमीन किसके ऑक्यूपेशन में थी? रिच जमींदार के ऑक्यूपेशन में, रिच लैंडलॉर्ड्स के ऑक्यूपेशन में थी। और उस समय पे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि भाई देखिए हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है सरकार, हमको बचाइए। तो भैया सुप्रीम कोर्ट सामने बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहस सुनी और बोला कि देखिए अभी अभी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट किया है, उसमें आपने फंडामेंटल राइट को जस्टिसिएबल बताया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसिएबल बताया है, और अब आप डीपीएसपी को अप्लाई कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर कर रहे हो, ये नहीं चल पाएगा। तो मतलब फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सब्सिडरी है। सरकार को गुस्सा आया। सरकार ने बोला कि भैया ये क्या कर रहे हो आप? हम लोगों की हालत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं
और आप हमारे काम में रोड़ा डाल रहे हो। तो अपने काम से रोड़ा हटाने के लिए पार्लियामेंट ने पता है क्या किया? पार्लियामेंट ने पास किया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955, 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964। यानी कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है इसके बीच में जो टसल चला है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर बोल लीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे लेजिस्लेचर है, लेकिन उस समय पे एग्जीक्यूटिव ज्यादा ताकतवर था, लेजिस्लेचर कम ताकतवर था। लेजिस्लेचर में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। अब लोकसभा राज्यसभा में एक पार्टी उस समय पे मेजोरिटी में थी, शुरुआत के 20 साल हमारे आजादी के बाद, वो थी कांग्रेस। तो ऑब्वियसली बात है उस कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी वो बहुत स्ट्रांग हो जाती थी, एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग हो जाती थी। तो ये जो टसल थी जुडिशियल एग्जीक्यूटिव के बीच में, इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूं, लेजिस्लेचर नहीं बोल रहा हूं, ये लंबे समय तक चलेगी और ये टसल आपको आज भी चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला चंपकम दोराई राजन केस में कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा जरूरी, डीपीएसपी कम जरूरी। पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं भाई, हमको कुछ चीजों को, स्टेप्स को लेना जरूरी है, इसलिए पार्लियामेंट लाई फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट। सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी दोस्तों। सिचुएशन चेंज कब होगी? जब आएगा गोलकनाथ केस। ये गोलकनाथ केस आएगा 1967 में, और इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी? ये बोलेगी, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that the parliament cannot take away or abridge any of the fundamental rights। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास ताकत ही नहीं है कि वो ये फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सके। तो अब ये बोल दिया गया कि भैया देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट, और अगर पार्लियामेंट को किसी डीपीएसपी को लागू करना है तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस 1967 में। पार्लियामेंट को लगा कि भैया ये क्या बवाल चल रहा है। अब इस डायलॉग को कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, पर ठीक है, पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो पार्लियामेंट ने कैसे रिएक्ट किया? पार्लियामेंट ने बोला कि भैया देखो, आप लेके आए हो गोलकनाथ केस 1967, हम लेके आए हैं 24वां अमेंडमेंट एक्ट 1971, 25वां अमेंडमेंट एक्ट 1971। 25वें अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने क्या जोड़ा? आर्टिकल 31C जोड़ा। आर्टिकल 31C को मैंने आपको पहले पढ़ाया है, वीडियो देखिए जाके। 24वें अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला? इट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रिज और टेक एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकता डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट है। तो 24वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट क्या बोल रही है कि नहीं भाई, हम फंडामेंटल राइट्स बदल सकते हैं। तो भैया गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोल रही हो आप फंडामेंटल राइट्स नहीं बदल सकते। पार्लियामेंट 24वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोल रहा है कि हम फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं, और 25वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लोग क्या ले आए? आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C में क्या क्या था, इसको समझना जरूरी है। अब मैं आपको पूरा फिर से नहीं समझाऊंगा दोस्तों, पहले मैं इस चीज को पढ़ा चुका हूं, बहुत बेसिक बता रहा हूं। आर्टिकल 31C के अंदर के दो प्रोविजन है। पहला प्रोविजन बताता हूं। पहला प्रोविजन क्या बोलता है कि देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 39B में दे रखे हैं और आर्टिकल 39C में दे रखे हैं। तो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उनके इंप्लीमेंटेशन में अगर हम आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं जो कि बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और अगर हम आर्टिकल 19 को वायलेट करते हैं जो कि 6 राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है, और अगर हम आर्टिकल 31 वायलेट करते हैं जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, तो वो वायलेट होगा। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि 39B में दे रखे हैं, 39C में दे रखे हैं, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के दिए अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देते हैं तो वो वायलेशन लीगल होगा। तो यानी कि आर्टिकल 39B में और आर्टिकल 39C में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31। ये आर्टिकल 31C के पहले प्रोविजन में है। दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है? आर्टिकल 31C का दूसरा प्रोविजन ये बोलता है कि अगर हम ऐसा भी कोई नियम कानून बनाते हैं जो इस पॉलिसी को लागू करता है तो उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो मतलब प्रोविजन 1 में जो भी आपको नियम कानून दिए गए, प्रोविजन 1 के चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया तो उस लॉ को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो मतलब सरकार ने एक तरीके से
कोशिश की पूरी जो पावर है, जो ताकत है, वो उनके हाथ में आ गए। तो आर्टिकल 31C में पहले में क्या बोला, 39B और 39C जो डायरेक्टिव्स हैं उनको लागू करने के लिए 14, 19, 31 का हम हनन कर सकते हैं। आर्टिकल 31C पे जो वीडियो बनाई वहां पे जाके देखें। दूसरी बात, अगर हमने प्रोविजन 1 ऑफ आर्टिकल 31C को लागू करने के लिए कोई लॉ बनाया तो वो लॉ को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली यहां से इस बात पे सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा, और सुप्रीम कोर्ट से रिस्पॉन्स आया किस फॉर्म में, केशवानंद भारती केस के फॉर्म में। केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया 1973 में, और इस केशवानंद भारती केस के जजमेंट ने क्या बोला, जजमेंट ने बोला कि चलिए आर्टिकल 31C के अंदर जो पहला प्रोविजन है, एक बात को हम ये मान सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा प्रोविजन है ना कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये प्रोविजन गलत है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल दिया, और कोर्ट ने बोला कि ये जो दूसरा प्रोविजन है जिसमें आप बोल रहे हो कि आप कोई लॉ बनाओगे और उस लॉ को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये प्रोविजनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्रोविजन हम स्ट्रक डाउन करते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसको पार्लियामेंट बदल नहीं सकती। जब इस बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो पार्लियामेंट में बहस हो गई कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या। उस समय पे डिटेल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोल दिया था कि जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है इसकी डेफिनेशन भी मैच्योर होगी। और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग जजमेंट के थ्रू ये क्लैरिफाई करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली आता क्या क्या है। अब ये कहानी थी 1973 की। 1975 में आपको पता है लग जाएगी इमरजेंसी, और इमरजेंसी के दौरान एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट आएगा जिसके बारे में आपने सबने अब तक सुन लिया होगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 क्या कहेगा, ये जो आर्टिकल 31C था ना दोस्तों, उसका पहला प्रोविजन क्या कह रहा था कि आर्टिकल 39B और 39C के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या बोलेगा कि भाई देखिए जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, मतलब सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C नहीं है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने कहा कि आर्टिकल 31C में जितने भी, मतलब आर्टिकल 31C का जो प्रोविजन 1 है, इसमें आर्टिकल 39B और 39C की जगह फुल डीपीएसपी रख लो। यानी कि अगर हम किसी भी डीपीएसपी को लागू करते हैं और वो डीपीएसपी आर्टिकल 14 को, 19 को और 31 को वो वायलेट करता है तो वो वैलिड होगा। कुल मिला के 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू सरकार ने क्या करने की कोशिश की, सरकार ने ये बोला कि भैया देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम सुपीरियर बना रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स को हम इन्फीरियर बना रहे हैं। कुल मिला के सरकार ने यही करने की कोशिश की। हालांकि इस प्रोविजन को मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस 1980 में क्या बोला कि आर्टिकल 31C का जो प्रोविजन 1 है, उस प्रोविजन 1 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको इंपॉर्टेंस मिलेगी 14, 19 और 31 के पीछे, वो केवल 39B है और 39C है, ना कि सारे के सारे डायरेक्टिव्स। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जब पूरे के पूरे डायरेक्टिव्स को 14, 19 और 31 से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया गया था, उसको चेंज करके मिनर्वा मिल्स केस 1980 में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं भाई, केवल 39B और 39C में जो आपके डायरेक्टिव्स आते हैं उनके लिए ही आप 14, 19 और 31 को वैलिड कर देते हो। और जब तक ये मिनर्वा मिल्स केस का जजमेंट आया 1980 में, तब तक आर्टिकल 31 की कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं गई थी, क्योंकि आर्टिकल 31 जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको अबॉलिश कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। तो 44th 1978 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो लीगल राइट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया 300A में। तो अब केवल दो राइट्स बचे, 14 और 19। तो अब मिनर्वा मिल्स केस 1980 के बाद की प्रोविजन क्या है, कंडीशन क्या है आर्टिकल 31C की, कि आर्टिकल 31C में जो प्रोविजन 1 है उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 14 और 19 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, 39B और 39C। नहीं समझ में आया है तो वीडियो पॉज करिए और फिर से ये वीडियो सुनिए जो अभी मैंने आपको बोली है दोस्तों, ठीक है।
तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सिंपल सा सिद्धांत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीधी सीधी बात है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आप स्टेट की कैपेबिलिटी के हिसाब से लागू करोगे। अगर आप स्टेट की कैपेबिलिटी के अगेंस्ट जाके या उससे एक्स्ट्रा जाके लागू करोगे तो स्टेट की कैरिंग कैपेसिटी को नुकसान पहुंचेगा। तो कुल मिला के फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में टसल की स्थिति नहीं चाहिए, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। इसलिए अभी के लिए लिमिटेड तौर पे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया है। वो लिमिट कहां है? आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी में। बट अगर आप आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी की वर्डिंग्स को पढ़ोगे ना तो उसका एम्बेड बहुत बड़ा है। और आर्टिकल 39 बी 39 सी को मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं उसके बारे में। उसके बाद एक और बात अभी यहां निकल के आती है कि पार्लियामेंट के पास क्या ये ताकत है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके? बिल्कुल ताकत है दोस्तों। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता और उस एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो जाए। अब आप बोलोगे ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करने का टास्क है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो मान लीजिए आगे आने वाले समय में पार्लियामेंट कभी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की कोशिश करता है तो पूरे मतलब 99.99% वो केस जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर डिसाइड करेगा कि पार्लियामेंट ने जो भी चेंजेस किए हैं वो क्या सही है क्या वो गलत है। फाइनली हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डिफरेंस मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं दोस्तों, इसके लिए मैंने अलग से कोई टेबल नहीं बनाया। पहली बात बोला जाए फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर है वो निगेटिव है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो नेचर है वो पॉजिटिव है। इधर है आपका डीपीएसपी, इधर है आपका फंडामेंटल राइट्स। आप बोलोगे फंडामेंटल राइट्स निगेटिव क्यों? देखिए फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के राइट को बचाते हैं और वो इंडिविजुअल के राइट को कैसे बचाते हैं? वो स्टेट के ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी हुई है और आर्टिकल 36 जो कि डीपीएसपी का पहला आर्टिकल उसमें बताया गया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, जो 12 में स्टेट की डेफिनेशन है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या बोलते हैं? ये स्टेट की अथॉरिटी पे अंकुश लगाते हैं, तो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो ये स्टेट की अथॉरिटी पे अंकुश लगाते हैं इसलिए इनको बोला गया नेगेटिव। दूसरा, डीपीएसपी को पॉजिटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि डीपीएसपी स्टेट को बोलते हैं कि आप ये काम करो, तो ये पॉजिटिव है भाई। तो एक फंडामेंटल राइट स्टेट को कुछ करने से रोक रहा है, डीपीएसपी स्टेट को कुछ करने को कह रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हो गए, डीपीएसपी पॉजिटिव हो गया। दूसरी बात, दूसरा वाला 10 बार बता चुका हूं, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, अगर इनको वॉलेट किया गया तो आप कोर्ट जा सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके नॉन जस्टिसिएबल है, अगर इनको वॉलेट किया गया आप कोर्ट नहीं जा सकते। बार बार इनको बताने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशल डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात उतनी नहीं करते हैं डीपीएसपी, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में इनफ बातचीत करी जा चुकी है फंडामेंटल राइट्स में। इनफैक्ट हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला बेसिक एम है वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स का लीगल सैंक्शन है, एक्चुअली ये लीगल सैंक्शन और जस्टिसिएबल एक ही चीज है, लक्ष्मीकांत में अलग अलग तरीके से दे रखा है। हाँ, एक डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स को बोला गया लीगल सैंक्शन, अगर भैया वॉयलेट किया गया तो लीगली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है स्टेट को। डीपीएसपी में लीगल सैंक्शन नहीं है, मॉरल सैंक्शन है, पॉलिटिकल सैंक्शन है। मॉरल सैंक्शन कैसे? कि सरकार पे ये मॉरल प्रेशर होता है कि ये तो आपको लोगों के करना ही है, अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर सिविल सोसाइटी का प्रेशर आएगा, दुनिया भर की और एजेंसीज का प्रेशर आएगा, आपके खुद के दिमाग में प्रेशर आएगा कि भाई आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते नजर आ रहे हो। पॉलिटिकल सैंक्शन कैसे? हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, अगर आपने डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया तो आप लोगों का भला नहीं करोगे, वेलफेयर नहीं करोगे। जब आप लोगों का वेलफेयर नहीं करोगे तो लोग अगली बार आपको कर देंगे साइड, वो आपके लिए जाके इलेक्शन में वोट ही नहीं डालेंगे। जब आप वोट ही नहीं डालोगे, आपके लिए वोट ही नहीं पड़ेगा, तो आप सरकार कैसे बनाओगे? आप हार जाओगे। अगली बात बोली गई क्या कि देखिए फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, तो इंडिविजुअलिस्टिक्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, तो पर्सनल है, इंडिविजुअलिस्टिक है। वहीं पे दोस्तों जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की स्टेट पॉलिसी की बात करते हो तो दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, तो सोसाइटी एज अ होल को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं डीपीएसपी,
तो सोशलिस्टिक है। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल तरीके से लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही है। फंडामेंटल राइट में एक इंडिविजुअल को राइट दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पूरी की पूरी सोसाइटी को राइट दिया गया है। फाइनली आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स को, तो फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी तरीके के लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाते हैं। तो ये बोला गया कि भाई अनटचेबिलिटी बैंड है, ओके, तो अनटचेबिलिटी ऑटोमेटिकली बैंड है। हालांकि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट को बनाया गया, बहुत सारी चीजें की गई हैं। तो मतलब कुल मिला के बात ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 20 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 21 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 19 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 14 की बात कर लीजिए। अगर किसी भी सेंस में ये आर्टिकल्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए एक नियम कानून की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि डीपीएसपी अगर आपके वायलेट होते हैं तो आपके पास इमीडिएट कोर्ट की रेमेडी नहीं है। तो जब आपके पास कोर्ट की रेमेडी नहीं है तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए आपको क्या चाहिए, नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा, मनरेगा नियम कानून के थ्रू बना। मनरेगा में लिखा गया है कि अगर लोग डिमांड करेंगे गांव के इलाके में तो भैया साल के कुछ दिन उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर ऐसा किसी एक्ट में ना लिखा जाए तो कोई एम्प्लॉयमेंट उनको देगा ही नहीं, सरकार के ऊपर कोई प्रेशर होगा ही नहीं। समझ गए दोस्तों, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए नियम कानून चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी तरीके का नियम कानून नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भैया अगर कोई नियम कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो अगर कोई नियम कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हमारी जुडिशरी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस नियम कानून को रोका जाए, उस नियम कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए। बट अगर कोई नियम कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट कर रहा है तो उस नियम कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, हालांकि मान लीजिए कोई ऐसा लॉ बनाया गवर्नमेंट ने और उस लॉ के थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अप्लाई किया जा रहा है, बट कुछ लोगों के हिसाब से वो लॉ किसी एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में वो केस जाएगा जुडिशरी के पास, जुडिशरी उसको देखेगा और जुडिशरी को अगर ये लगता है कि हाँ भाई जो डीपीएसपी लागू हो रहा है वो जरूरी है और जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो उतना जरूरी नहीं है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, हाई कोर्ट ये बोल सकती है कि नहीं भाई ये जो नियम कानून बना है वो इस डीपीएसपी को लागू कर रहा है और इससे किसी और सेक्शन के फंडामेंटल राइट्स उतने ज्यादा वायलेट नहीं हो रहे हैं, तो हाँ भाई ये नियम कानून वैलिड है, ये सही है, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये थे डिफरेंसेस दोस्तों फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, समझ में आ गए होंगे, ये मेन चीजें आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगली वीडियो में लोग बात करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।